चलिए, सभी का स्वागत है। आज को जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट का एक हिस्सा हमने इतिहास में किया हुआ है, जिसमें हमारा टॉपिक था ह्यूमन का इवोल्यूशन, यानी कि मानव का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। हमने देखी थी किस प्रकार से 6 श्रेणियां हुई, मानव की 7 श्रेणियां, जिसमें सबसे पहले रामापिथेकस के बारे में देखा और हम होमो सेपियंस पर जो है चल करके आए हुए थे, उनसे जुड़े हुए हमने फैक्ट भी देखे हुए थे। हमारा जो चलने का तरीका है, जीएस को कवर करने का तरीका है कि हम पहले शाम के जो क्या करते हैं, टारगेट ग्रुप में डाल देते हैं और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग जो है हम क्लास देते हैं। शाम को जो है इसी क्लास पर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। संडे को जो है प्राइस टेस्ट रखा जाता है, जो इन्हीं 7 दिन की क्लासों पर बेस्ड होगा। तो चलिए, आप इसी प्रक्रिया से जुड़े रहिएगा और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहां से आप टेस्ट प्रतियोगिता में भी भाग ले सकेंगे, चाहे वो साप्ताहिक टेस्ट हो, चाहे वो दैनिक टेस्ट हो। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है आपका, तो वह भी बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका कमेंट में जो है अगले दिन उस प्रश्न का समाधान अगली क्लास में दे दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हैं। चलिए, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो टारगेट है, भारत परिषद अधिनियम 1909। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण टॉपिक आपका कवर होगा। जो टॉपिक कराया जाएगा, यकीनन 100% तो नहीं कहता कि भाई 100% प्रश्न आएगा, लेकिन मैं 95% की गारंटी लेता हूं आपका प्रश्न जो है, यदि आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखते हैं तो निश्चित रूप से बन जाएगा। चलिए, हम देखते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1909। हम इसे जो है 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी, फिर हम देखेंगे कि आखिर इसका नामकरण कैसे हुआ, और हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। अगर मैं चाहूं तो इसे 5 मिनट में पढ़ा सकता हूं, 2 मिनट में पढ़ा सकता हूं। सिंपल सी बात है कि इसमें प्रावधान जो है मुख्य संप्रदाय की निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसे मार्शल सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इतना है। नामकरण जो है भारत परिषद के नाम पर है और पृष्ठभूमि इसकी क्या है, कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप समझ विकसित करना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी पृष्ठभूमि को लेकर के कि इस समय भारत में क्या चल रहा है। भारत परिषद अधिनियम क्या है, नाम को पहले देखिएगा। आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो भारत में क्या हो गया था, कंपनी का शासन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। जैसे ही कंपनी के शासन का अंत हुआ, जस्ट मुझे चेक करने दीजिए सभी चीजें क्लियर तो है ना। हेलो, चलिए, आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। तो 1857 की जैसे ही क्रांति हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसके बाद जो है एक अधिनियम लाया गया था, जिसे क्या कहा गया था, भारत शासन अधिनियम 1858। और इस अधिनियम के तहत भारत की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में क्या बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी, और उस परिषद का नाम क्या था, भारत परिषद। और इस परिषद में आई थिंक 15 सदस्य होते थे, सदस्य कंफर्म नहीं, एक परिषद बनाई गई जिसे क्या कहा गया, भारत परिषद। और इसका उद्देश्य होता था कि क्या करना, भारत में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, गवर्नर जनरल है या फिर कुछ और भी है, उनको क्या करना, कंट्रोल करना। और इसका जो प्रमुख होता था, ध्यान में रखिएगा, भारत सचिव होता था। कौन होता था, इसका प्रमुख है भारत सचिव होता था। यह परिषद जो है भारत में नहीं होती थी, ब्रिटेन में होती थी। ब्रिटेन की संसद के तहत ये कार्य कर रही थी। ठीक है। तो इस अधिनियम, इस परिषद द्वारा जो भी भारत को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाते थे, उन्हें भारत परिषद के नाम से, अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार का कानून 1909 में आया हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। आई होप आपकी चीजें नामकरण को लेकर के क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में। देखिएगा कि सबसे पहले आप देखिएगा 1905 में क्या हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था। और इसका मूल उद्देश्य था, अंग्रेज जो चाहते थे कि भारत में राष्ट्रीयता का खंडन किया जाए, और बंगाल राष्ट्रीयता का केंद्र बन चुका था, इसलिए उसे तोड़ने के लिए जाति के आधार पर उसका विभाजन कर दिया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पर कहा गया था
कि प्रशासनिक कारणों से जो है हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, वहां की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए प्रशासन में दिक्कत आ रही है इसलिए विभाजन कर रहे हैं, परंतु इसका वास्तविक कारण क्या था? बंगाल की राष्ट्रीयता को क्या करना? खत्म करना। अब यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन किया गया कि एक क्षेत्र हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। क्या था? हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, उसे पश्चिम बंगाल कहा गया, और जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था उसे क्या कहा गया? उसे पूर्वी बंगाल कहा गया। और उनकी योजना ये थी कि इन्हें तोड़ने के लिए यदि हम मुस्लिम समाज को अलग कर दें जहां, और अलग करने के पश्चात इन्हें प्रशासन में कुछ हिस्सा दे दिया जाए तो निश्चित रूप से यह जो है इनके बीच में क्या बन जाएगी? हमेशा के लिए दीवार बन जाएगी। इन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों ने चाल चली कि पहले विभाजन कर देते हैं और कुछ मुस्लिम जो अजीमुल्ला खां, आगा खां जैसे लोग, उनके नेतृत्व में वार्ता हुई अंग्रेजों के लिए और कहा कि हिंदुओं के लिए तो क्या बनी हुई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई है और तुम्हारे लिए तो कोई संस्था ही नहीं है। इसलिए आगा खां के नेतृत्व में 1906 में क्या बना दी गई? मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया। तो 1906 में क्या हो गया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और हम जानते हैं 1907 में क्या हुआ था? सूरत की फूट हुई थी। क्या हुई थी? सूरत की फूट हुई थी, जहां सूरत की फूट में दो कार्य हुए थे। एक क्या हुआ था? जो भी भारत का गर्म दल हुआ करता था, क्या था? गर्म दल, जिसमें सामान्यतः लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रपाल शामिल थे, इनको कांग्रेस से अलग कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है इसमें लखनऊ समझौता भी हुआ था। सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी में लखनऊ समझौता भी किया गया था। और इस लखनऊ समझौता के तहत जो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम लीग को जो आरक्षण दिया जाना था, उसे क्या कर लिया? कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम आरक्षण को तुम्हारा स्वीकार कर लेते हैं और तुम ये स्वीकार कर लो कि कांग्रेस ही मतलब क्या रहेगी? एक प्रमुख दल रहेगी। और इनकी एक दूसरी मांग थी, स्वशासन को लेकर के मांग थी कांग्रेस की। तो स्वशासन की मांग को किसने स्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने। और आरक्षण की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो ये हो गया आरक्षण को लेकर के। अब अंग्रेज तो चाहते ही थे कि विभाजन हो जाए, तो इसमें जो है इस प्रकार से पृष्ठभूमि चली। और पृष्ठभूमि चलने के बाद में क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? अभी ये आरक्षण क्या है समझिएगा ध्यान से। आरक्षण दिया गया, और आरक्षण किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, मुस्लिम समाज को जो है आरक्षण दिया गया था। कैसे दिया गया था? मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया गया था। और यह आरक्षण किस प्रणाली के तहत दिया गया था? ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत दिया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत जो है दिया गया था। अभी समझेंगे क्या होती है पृथक निर्वाचन प्रणाली। इतनी चीजें क्या क्लियर हो पाई? अभी मैंने प्रावधान नहीं बताए हुए, सिर्फ समान बताया हुआ। नामकरण को लेकर क्लियर हुआ और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के क्लियर हुआ। आपको यही क्लियर हुआ कि आखिर अंग्रेजों ने मुस्लिम समाज को ही आरक्षण दिया था, क्योंकि भेदभाव की जड़ भारत में पहले से ही व्याप्त थी। मध्यकाल से ही हिंदू मुस्लिम की भेदभाव की जड़ व्याप्त थी। दूसरी बात, इसे जो है एक अन्य नाम से जानते हैं। किसे? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ये मार्ले कौन था? उस टाइम पर जो है भारत सचिव था। कौन था? मार्ले जो है भारत सचिव था। और जो मिंटो था, ये मिंटो कौन था? तो आप बताएंगे कि मिंटो जो है ये गवर्नर जनरल था। क्या था? ये गवर्नर जनरल था। इन्हीं के नाम पर इसे क्या कर दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये फैक्ट का ही बात होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट वन एग्जाम की दृष्टि से और प्री की दृष्टि से। थोड़ा सा कठिन प्रकार का क्वेश्चन होगा तो ये वाली व्याख्या कथन कारक में पूछी जा सकती है। भारत परिषद के नामकरण को लेकर के, पृष्ठभूमि को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी बात, जो हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? क्या सांप्रदायिकता का जनक है? आपसे सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? तब आपका जवाब क्या होगा? मार्ले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, यानी अलग निर्वाचन प्रणाली के तहत जो है आरक्षण दिया गया था। इसी में इस टाइम पर मार्ले जो है क्या था? गवर्नर जनरल
सॉरी, ये इसका जवाब जो क्या होगा, मेन तो इसका जवाब होगा, मेन तो स्टैम्प पेपर जो था हमारे लिए तो क्या था, भारत सचिव था। चलिए आगे देखते हैं, चीजें अभी आपको जो है बेहतर समझ में आएंगी। इसकी पृष्ठभूमि जो है हमने देखी कि पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा, 1905 में बंगाल का विभाजन देखा, 1906 में हमने क्या देखा, मुस्लिम लीग की स्थापना देखी, 1907 में हमने क्या देखा, 1907 में जो है एक तो देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है कांग्रेस का विभाजन देखा, गरम दल और नरम दलों का विभाजन कब, 1907 में जो सूरत की फूट हुई थी, आईएनसी का हमने क्या देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन देखा, और दूसरे जो देखा ये मुस्लिम लीग का समझौता देखा, मुस्लिम लीग से क्या देखा हमने, समझौता देखा। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1905-06 में ही क्या चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था, और साथ ही साथ ये भी 1905 की बात बंगाल में चल रहा था, और बंग भंग आंदोलन भी चल रहा था, बंग भंग आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, बंग भंग आंदोलन। ये चीजें सभी क्या बैकग्राउंड में रहेंगी, इन्हीं के आधार पर जो है ये अधिनियम लाया गया था। अभी हम प्रावधान इसके देखेंगे, मेन टॉपिक इसका रह गया है। नामकरण को लेकर के हमने देख लिया कि नामकरण को लेकर क्या खास बात है कि 1800 जो क्या था, 1858 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत एक परिषद का गठन किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, भारत परिषद कहते हैं, जो भारत के प्रशासन के लिए कार्य करती थी। इसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, भारत परिषद अधिनियम कहा जाता था। इसके द्वारा पहला बनाया गया कानून अगर पूछा जाए कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा बनाया गया प्रथम कानून कौन सा था, तो आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। इसी प्रकार से इसने 1909 में बनाया। अगली चीज देखिएगा जो हमारा प्रावधान है मेंटोप पे, चलिए इसके प्रावधान देखते हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे, हर एक शब्द को समझाएंगे, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, सभी चीजें आपसे क्लियर तरीके से बनेगी। तो इसका जो 3 प्रावधान है मुख्य रूप से, इसमें 3 से 4 प्रावधान हैं। देखिएगा कि आपसे सबसे पहला पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। आरक्षण दिया गया था। आरक्षण किसे दिया गया था, तो जो मुस्लिम वर्ग था भारत में उसे दिया गया था, मुस्लिम वर्ग को दिया गया था। अब यह आरक्षण ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी वाला आरक्षण नहीं था, यह राजनीतिक आरक्षण था जो कि केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करने के लिए और प्रांतीय विधान परिषद में शामिल करने के लिए आरक्षण दिया गया था। ये जो आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली भी इसी को कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली भी जो है इसी को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जिसके लिए आरक्षण दिया जाता है, क्या सांप्रदायिक निर्वाचन, जिस संप्रदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाता है वही व्यक्ति क्या होता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, और वही व्यक्ति क्या कर सकता है, उसी वर्ग के लोग वोट दे सकते हैं। समझिएगा, यहाँ समझा रहा हूं, जैसे कि एक मैं बता रहा हूं यहाँ पर, यह है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए, और दूसरा है, एक होती है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। क्या होती है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एक मतदाता ये है, एक मतदाता ये है, ये सभी क्या हैं, मतदान करने वाले वोटर हैं, ठीक है। और जो मैं दूसरा तरफ है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ले रखी है, इसमें क्या है, ये भी मतदान करने वाले लोग हैं, ये भी मतदाता हैं। और इसमें मतदाता देखिएगा, कुछ ऐसे भी ले रहा हूं ब्लैक कलर के भी, और मैं कुछ मतदाता जो है इसमें रेड कलर के भी ले रहा हूं। और मान लो इसमें कोई भी प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है, एक प्रतिनिधि जो है यह क्या हो गया, चुनाव में खड़ा हो गया, और यहां पर जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो भी ये प्रतिनिधि ये चुनाव में खड़ा हो गया।
लेकिन ध्यान रखना इसे सिर्फ वोट कौन देंगे, ब्लैक कलर वाले लोग ही देंगे। ध्यान रखिए ब्लैक कलर का मतलब यहाँ रंग रूप से नहीं है, एक जाति से है, एक वर्ग से है, यानी कि जिस वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा होगा उसी वर्ग के प्रतिनिधि क्या करते हैं, मतलब मतदाता उसे वोट देंगे। एक ये जो निर्वाचन प्रणाली इसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं अंग्रेजों की। इसमें भी एक अपनी रणनीति थी कि उनका अलग नेता होगा, अलग वोटर होगा। इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीयता है वो टूटेगी। और ये जो निर्वाचन प्रणाली होती है, संयुक्त वाली निर्वाचन प्रणाली है, इसमें कोई भी मतदाता हो सकता है जो योग्यता रखता है मानकों के अनुसार। इसमें कोई भी मतदाता हो सकता है किसी भी वर्ग का, और वोट क्या देंगे, पूरे के पूरे लोग देंगे, सभी वर्ग के लोग वोट देंगे। लेकिन सांप्रदायिक में जिस संप्रदाय का नेता खड़ा होगा उसी संप्रदाय के लोग वोट देंगे, अन्य समुदाय के लोग जो है वोट नहीं दे सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है। अभी पूना वैक्ट को लेकर काफी विवाद बना रहता है ना, वो इसी को लेकर के था। भीमराव जी इसका समर्थन कर रहे थे और गांधी जो है इसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो जब वहां पर पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई होप आपको समझ में आई होगी। तो पहला फैक्ट जो ये है कि 1909 के अधिनियम के तहत क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। और वो किस प्रणाली के तहत दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दिया गया था। ये जो आरक्षण दिया गया था, ध्यान रखिएगा कहां कहां पर दिया गया था, ये विधान परिषद में दिया गया था। कहां पर दिया गया था, जो विधान परिषद होती थी, अंग्रेजों की कानून बनाने वाली संस्था होती थी, विधान परिषद भारत के अंदर, उसमें दिया गया था। इसमें विधान परिषद में केंद्रीय स्तर पर भी विधायिका थी, जैसे आज हम राज्यसभा कहते हैं वो यही थी, केंद्रीय स्तर पर भी थी। और एक जो है प्रांतीय स्तर पर भी थी। क्या थी, प्रांतीय स्तर पर भी विधान परिषद होती थी। केंद्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज को जो आरक्षण दिया गया था उसमें कुल कितनी सीटें दी गई थी, 27 सीटें दी गई थी। और प्रांतीय स्तर पर सभी राज्यों में अलग अलग थी। जैसे बंगाल में बात की जाए तो 8 थी, उत्तर प्रदेश में 15 की जो है अलग अलग थी। तो एक प्रांतीय स्तर पर भी सीटों को रिजर्व किया गया था। तो अब आपको क्या ये विधान परिषद वाला मामला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पर ध्यान समझिएगा, समझा देते हैं। चीजें दोबारा नहीं भूल पाओगे, लेकिन मानिएगा अगर ध्यानपूर्वक क्लास देख रहे हैं। विधान परिषद हम ये समझना चाहते हैं, ये विधान परिषद जो है हमारे पास कहां से आई हुई है, जहां पर मुस्लिम समाज को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। विधान परिषद कैसे आई हुई समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले सबसे पहले भारत में जो कानून आया था वो कौन सा था, 1773 का अधिनियम आया था। ठीक है, 1773 का अधिनियम आया। इसमें क्या होता था, गवर्नर होता था, और गवर्नर की सहायता के लिए क्या होती थी, एक कार्यकारी परिषद होती थी। क्या होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी। यही जो है विधायिका का काम करती थी, यही सरकार का काम करती थी। आप जानते हैं सरकार में 3 हिस्से होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तो बनाया गया था, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका दोनों के रूप में कौन कार्य कर रहा था, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद काम कर रही थी। इसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि 1833 में एक कानून आया था गवर्नर जनरल बेंटिक के तहत। और 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था, ये जो परिषद होती थी ना, इस परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया, प्रथम विधि सदस्य जोड़ा गया था। और अगर आप जानते हैं कई बार परीक्षाओं में आया है कि प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो मैकाले जो है प्रथम विधि सदस्य था। इसी की अध्यक्षता में मैकाले बना था। चार्ल्स वगैरह जो ये थे शिक्षा संबंधी वो चर्चा होगी अभी। तो 1833 के अधिनियम में प्रथम विधि सदस्य जोड़ा गया, किसमें, कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया। इसके बाद हमारे पास में कानून आता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत ध्यान रखिएगा क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कार्यपालिका अलग हो गई, क्या हो गई, कार्यपालिका अलग हो गई और विधायिका अलग हो गई। क्या हो गई, कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग हो जाती है 1853 में। इस कार्यपालिका में कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था और उसकी क्या होती थी, परिषद होती थी। ध्यान रखिएगा। अब ये चीजें ध्यान रखना, अभी इस परिषद में अभी तक कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वास्तव में सरकार भारत में चलाती थी, यही परिषद चलाती थी। इसमें शामिल होगा 1909 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम सदस्य होगा एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी आगे देखेंगे। 1833 में क्या हो गया, विधायिका और कार्यपालिका अलग हो गई। और इसके बाद जो है 1861 में 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया।
उसमें जो है ये जो विधायिका है दो हिस्सों में बांट दी गई। एक विधायिका बन गई आपकी केंद्रीय स्तर पर और एक विधायिका बन गई आपकी प्रांतीय स्तर पर। इसके बाद जो है 1892 का अधिनियम आया और 1892 के अधिनियम में क्या हुआ कि जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका के क्या हैं, इन दोनों के जो सदस्य हैं, क्या हैं, इन दोनों के सदस्य हैं, इन्हें क्या दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किससे प्रश्न पूछेंगे? जो सरकार होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया सरकार से। लेकिन ध्यान रखना, इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ प्रश्न पूछ से सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार, तो ऐसा अधिकार दिया गया था। तो कई बार प्रश्न आ सकता है सीमित स्तर पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहां पर हुई थी, यानी कि सीमित स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1892 में हुई थी, क्योंकि लोकतंत्र वही होता है जब जनता सवाल पूछ सके, और यहाँ जो सदस्य जाते थे वो चुनाव होकर के जाता था, इसलिए जनता के सदस्य होते थे वह प्रश्न पूछ सकते थे। तो लोकतंत्र की यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन बहुत सीमित स्तर पर तक, क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसमें प्रश्न पूछ सकते थे, 6 घंटे पहले क्या देना होता था, प्रस्ताव देना होता था, और प्रस्ताव के पश्चात जो है ये सवाल पूछ सकते थे। अब ये जो केंद्रीय स्तर पर विधायिका थी, प्रांतीय स्तर की विधायिका थी, इसमें आगे चलकर के सदस्य बढ़ाए गए और यही विधान परिषद बनी। और इसी में जो है केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांत स्तर भी क्या दिया गया था, मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया गया था। कितनी सीटें? केंद्रीय स्तर पर 70 सीटें और प्रांत स्तर पर जो है अलग अलग थी। आई होप आपको यह जो है प्रक्रिया समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले थोड़ी से फैक्टों की कि जो 1909 का अधिनियम था उसमें क्या क्या है। तो एक तो हमारा जो प्रावधान को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, तो पहला प्रावधान क्या हुआ, सांप्रदायिक आरक्षण। पहला फैक्ट हमारा हो गया संप्रदाय। तो इन फैक्टों के पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री आपको करनी पड़ती है, तब बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं। तो चाहे मेंस हो या प्री सब कुछ लिख सकते हैं। सांप्रदायिक आरक्षण की आपसे शुरुआत पूछी जाए तो किस अधिनियम से हुई थी? 1909 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल का नाम पूछ लिया जाए तो आप पिछले जो है हम कर चुके हैं। तो दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नर होता था, क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था, या 1858 के बाद इसे वाइसराय भी कहने लगे। वाइसराय, ये भी बताएंगे कभी गवर्नर जनरल और वाइसराय में अंतर। वाइसराय जहां रियासतों के लिए होता था, गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के लिए होता था, बल्कि होता एक ही व्यक्ति था। तो ये जो वाइसराय होता था, इसके पास में क्या होती थी? एक परिषद होती थी, और उस परिषद और ये वाइसराय दोनों मिलकर क्या करते थे? भारत में सरकार का कार्य करते थे, इनकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका कार्य करते थे। तो इसमें जो है प्रथम भारतीय सदस्य शामिल किया गया। क्या किया गया? प्रथम भारतीय सदस्य किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? प्रथम भारतीय सदस्य, तो आपका जवाब होगा 1909 के अधिनियम के तहत जो है शामिल किया गया था। उस महान विभूति का आपको नाम ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में आता है। उसका नाम है एस.पी. सिन्हा। नाम है उसका, क्या नाम है? एस.पी. सिन्हा उसका नाम है, और पूरा नाम हो जाएगा जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगर हम तीसरे प्रावधान की बात करें, बजट पर जो है, इसमें जो अभी हमने पिछले चर्चा की है कि बजट पर प्रश्न पूछने का पहले अधिकार तो दिया गया था 1892 में। बजट पर प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार इसमें दिया गया, प्लस पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। चौथे नंबर की जब हम बात करते हैं, तो चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, वाइसराय की परिषद में आपका जो है प्रथम सदस्य शामिल हो गया। बजट पर प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, संप्रदाय आरक्षण की शुरुआत हुई। और अगर बात की जाए तो इसमें भारतीयों को, जो ये विधान परिषद हमने पहले पढ़ी थी, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि विधान परिषद होती थी केंद्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर। इसमें क्या की गई? भारतीय सदस्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया। भारतीय सदस्यों को, यानी कि ऐसा प्रश्न एक बार आ चुका है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को यानी कि प्रशासन में शामिल किया गया था, प्रशासन में भागीदारी दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसी अधिनियम के तहत, आरक्षण के तहत मुस्लिम समाज को शामिल किया गया, और दूसरी तरफ जो सरकार में जो है एस.पी. सिन्हा को शामिल किया गया। तो भारतीयों की भागीदारी किस अधिनियम के तहत बनी थी? इसी के तहत बनी हुई थी। तो ये थी आपकी 1909 के अधिनियम को लेकर के चर्चाएं।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाता है, कई बार प्रश्न एसपी सिन्हा को लेकर पूछा गया है। कैसा भी प्रश्न पूछ ले आपसे बन जाएगा, आप इस बात पर भरोसा रखिएगा। आप देखना शाम का जो टेस्ट होगा उसमें आप सभी चीजें क्लियर कर पाएंगे। ध्यान रखना एक मेंस में जो हमने प्रश्न दिया हुआ था, मुझे लगता है बात की चर्चा करनी चाहिए मेंस वाले टॉपिक पर। आप एक क्लास को देखिएगा, मेंस की शायद मॉडल में अलग से बनाऊंगा, वहां पर देखेंगे। उसमें प्रश्न ये था कि क्या आरक्षण की जड़ यहीं पर है? तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण की जड़ सिर्फ यहीं पर थी, क्योंकि अगर भारत के इतिहास से आप परिचित हैं तो आरक्षण भारत में सदियों से रहा है, सदियों से रहा है। आप देखते हैं कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ये भी एक प्रकार का आरक्षण है। आरक्षण का आशय सिर्फ आप संगठित मानसिकता सिर्फ सरकारी नौकरी तक राजनीतिक आरक्षण से मत जोड़िएगा। आरक्षण को जो है आप एक अधिकारी के रूप में व्यापक समझिएगा। आरक्षण का मतलब होता है आरक्षित करना, रिजर्व करना। जो जैसे मान लीजिए कई कारण हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को रिजर्व कर सकते हैं। कोई रिजर्व हो सकता है राजा बनने के लिए, कोई रिजर्व हो सकता है मंदिर की पूजा करने के लिए, कोई रिजर्व होता था हमारे समाज में, कोई रिजर्व होता था निम्न कार्य करने के लिए। कई बार महिलाएं भी जो है रिजर्व होती थी, या घर के अंदर ही रह सकती हैं या घर के बाहर ही। पुरुष भी तो रिजर्व है ना। यदि प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा पुरुष भी कुछ कार्यों के लिए विशेष होते थे। तो आरक्षण ये पहले से था। काफी लिखते समय ये अपनी संकीर्ण मानसिकता मत रखिएगा कि सिर्फ आरक्षण यही शुरुआत हुआ था, भले ही कम शब्दों में दीजिएगा, लेकिन अपनी ब्रॉड जो है मानसिकता को दिखाने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर लेखन होगा। चलिए धन्यवाद। यदि राजनीतिक आरक्षण देखेंगे तो यहाँ से शुरू हुआ है। तो यदि ये सब पीडीएफ वगैरह आपको जो है टेस्ट जितने भी हमारे होते हैं, जो किस बोर्ड से प्रतियोगिता होती है, चाहे साप्ताहिक टेस्ट, संडे टेस्ट, वो सभी आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? ये आपको जो जीएस क्विज चैंपियन वाला ग्रुप है, ये टेलीग्राम पर आप यही नाम सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।